नमस्कार। आज हम सेमेस्टर 5 हिंदी कंपलसरी अनिवार्य हिंदी की चर्चा करेंगे। मैंने इससे पहले 3 व्याख्यान इनके पूर्ण किए हैं। आज चतुर्थ व्याख्यान में हम गबन उपन्यास की कथावस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं गबन प्रेमचंद जी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है और पिछली बार भी मैंने पुस्तक दिखाई थी, आज भी पुस्तक दिखा रहा हूँ कि गबन 52 परिच्छेदों में लिखी हुई प्रेमचंद जी एक श्रेष्ठ सशक्त रचना है। तो इकाई 1 में जो दूसरा पॉइंट है, क्योंकि प्रेमचंद जीवन कवन व्यक्तित्व कृति के बारे में हमने जाना है, आज हम गबन उपन्यास की जो कथा वस्तु है, किस प्रकार की या कैसी कथा वस्तु लेखक ने बनाई है, इसके मुख्य चरित्र कौन है और कथा वस्तु में क्या क्या होता है, कैसे कथा वस्तु प्रारंभ होती है और कहाँ आरोह अवरोह होता है और कहाँ अंत होता है। तो मैं आपसे कह दूं कि प्रयाग से कथा वस्तु शुरू होती है। आधी कथा प्रयाग में है बनारस और आधी कथा कलकत्ते में है। तो पूर्वार्ध जो है वो प्रयाग का है और उत्तरार्ध जो है वो कलकत्ते का है। तो इस प्रकार कथा का जो आरंभ है वो जालपा के चरित्र से होता है। हम जानते हैं कि ये जो गबन उपन्यास है प्रेमचंद का, वो क्रांतिकारी उपन्यास है और बहुत सारी समस्याओं को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। इसकी जो नायिका है वो है जालपा। तो कथा वस्तु का जो प्रारंभ है वो सायन की घटाओं के नीचे जालपा सहेलियों के साथ झूला झूल रही है। यहाँ से कथा वस्तु का प्रारंभ होता है और वो एक बिल्लोर का हार पाकर, क्योंकि बचपन से उसको हार का बहुत बड़ा शौक था। जब दादी उसकी माँ जब बात कर रही थी गहनों की, तो वो बीच में बैठ जाती थी। तो बचपन से उसको हार पहनने का, गहनों का बहुत शौक था। तो आज पिता उनके लिए बिल्लोर का हार लाए हैं, बहुत खुश थी वो। उसके पिता जो दीनदयाल है उसका नाम, वो जमींदार के मुख्तार थे और वेतन मात्र 5 रुपये थी, लेकिन ऊपर की आय वो रखते थे और चंद्रहार को खरीदने की क्षमता भी वो रखते थे। जालपा के जीवन का एक लक्ष्य वही था कि वो चंद्रहार को पाए। उसको बचपन से ही चंद्रहार का बड़ा शौक था। तो उसके जो पिता है उसको जब बिल्लोर का हार देते तो भी बड़ी खुश होती है और कथा वस्तु वहाँ से शुरुआत होती है। इधर देखें तो रमानाथ के पिता, जिसका नाम है दयानाथ, वो कचहरी में नौकर थे, अत्यंत सज्जन थे, ऊंचे आदर्श के आदमी थे, फिर भी रिश्वत को वो हराम समझते थे। मुंशी दीनदयाल और मुंशी दयानाथ दोनों विपरीत प्रकृति के व्यक्ति थे, लेकिन दोनों का आपस में संबंध होता है। रमानाथ और जालपा का विवाह होता है। शराब से 3000 रुपये के गहने बनवा लिए, 1000 पेशगी में दिए और बाकी के सप्ताह में देने का वादा करके गहने ले आते हैं। लेकिन मुंशी दयानाथ है जो रमानाथ के पिता, वो मुसीबत में फंस जाते हैं और शराब के तकाजे शुरू हो जाते हैं। बहू जालपा को घर की सही स्थिति बता देने के उनके पिता हिमायती थे, परंतु रमानाथ और उसकी माता जागेश्वरी घर की बात उससे न बताने की सोचते हैं और उसको पर्दा में रखने की आवश्यक मानते थे। रमानाथ जालपा को अंधेरे में रखना चाहता है। वो कभी अपनी पत्नी से सत्य नहीं बोला और वहीं से ट्रेजेडी का प्रारंभ होता है, क्योंकि झूठ ही झूठ वो बोलता आया है। उसके ऊपर लेखक ने बताया है कि खोखली मध्यम वर्गीय संस्कृति का प्रभाव है, अतः वह वास्तविकता से दूर भागता है। फलस्वरूप जालपा को
भांग खिलाकर उसकी गहने चुरा लेता है। ये उसके जीवन की एक ट्रेजेडी आती है। जालपा को गहने बहुत प्रिय थे, अत्यंत प्रिय थे, लेकिन रमानाथ उसको सही बात ना बताते हुए, उसकी माँ भी उसके पक्ष में थी और पिता चाहते थे कि घर की परिस्थिति बहू को बताई जाए, लेकिन रमानाथ नहीं चाहता था। मैंने आपको बताया, उस पर खोखली मध्यम वर्गीय संस्कृति का प्रभाव था। उसको भांग पिलाकर गहने चुरा लेता है। जालपा गहनों को सब कुछ समझती थी। गहनों की चोरी के बाद वो खोई खोई रहने लगी, क्योंकि उसके जीवन से गहने चले गए तो जीवन में एक प्रकार की निराशा जो है वो निराशा छा जाती है। रमानाथ सोचता है कि वो संपत्ति का मालिक बनकर जालपा को गहनों से लाद दे, नक से गहने से लाद दे। जालपा को इतना चाहता है। अपने शतरंज प्रेमी मित्र रमेश बाबू की सहायता से म्यूनिसिपैलिटी में एक क्लर्क की नौकरी मिल जाती है और साहबी ठाट से दफ्तर में झांक थम गई। सुटेड बूटेड होकर जाता है दफ्तर में और एक प्रकार का रोब जमाता है। ऊपरी आय के साथ साथ उनका खर्च भी बढ़ गया। जालपा को संतुष्ट करने के लिए उधार गहने खरीदे। अब उसका लक्ष्य जालपा को खुश रखने का, तो वो उधार गहने खरीद लिए। रमेश बाबू ने उसे कर्ज लेने से मना किया, लेकिन रमानाथ पर प्रेम का भूत सवार था। रमेश जी ने बाबू ने कहा कि भाई कर्ज मत लो, लेकिन वो जालपा को खुश देखना चाहता है, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, इसलिए उधार गहने खरीद लेता है और मुसीबत मोड़ लेता है। चंद्रहार पाकर जालपा खुश हो जाती है। उते उसके पति स्नेह में और बढ़ावा जाता है। एक दिन शराब खाने से दलाल के अनुरोध पर 700 रुपये के जड़ाऊ कंगन तथा कानों की रिंग खरीद कर रमानाथ ने और मुसीबत मोड़ ली। वो इधर गया शराब के पास, शराब ने कहा ले जाओ बाबू, बहुत बढ़िया जड़ाऊ कंगन है, और वो कानों के रिंग और कंगन को उठा ले आता है। खर्च बढ़ने लगा और गहने वाले ने तकादे शुरू कर दिए, और पहले दिए तो उधार में, लेकिन पैसे तो उसको भी चाहिए, तो वो तकाजे करने लगे। और यहाँ उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है डावाडोल हो जाती है। इधर हाई कोर्ट के एडवोकेट जिसका नाम है इंद्रभूषण और उनकी पत्नी जिसका नाम है रतन, एक और गौण कथा है इस उपन्यास की, उससे रमानाथ और जालपा का परिचय होता है। उनके यहाँ चाय पीने का निमंत्रण मिलता है। रतन कहती कि मेरे यहाँ चाय पीने के लिए आप आइए। नई साड़ी, जूते और घड़ी खरीद कर रमा ने 135 रुपये का खर्च कर दिया। वकील साहब ने पहली स्त्री के मरने के बाद 35 साल के बाद दूसरी शादी रतन से की थी, और रतन को खुश करने की कोशिश में वो लगा करते थे कि जैसे कैसे रतन कैसे खुश हो। रतन को जालपा का कंगन पसंद आया। उसने रमानाथ को वैसे ही कंगन बनाने के लिए रुपये दिए। रमानाथ उसी शराब के पास पहुंचा जिससे कंगन खरीदे थे। उसने पैसे दिए और कहा कि मुझे वैसे ही कंगन चाहिए। साहूकार शराब बड़ा चालाक था, उसने पैसे ले लिए और कहा कि पहले का उधार चुकाओ, बाद में चर्चा करेंगे उसकी, और रमा को जाने के लिए कह दिया। अब रतन के पैसे लौटाने की रमा को चिंता हुई। वो चुंगी विभाग में काम करता था। दिन भर की आय खजानची जी को देने के बजाय एक दिन वो घर ले आता है
और जालपा को कहता है कि मैंने यहाँ पैसे रखे हैं, मैं अभी आता हूँ, और अपने मित्र रमेश बाबू के यहाँ शतरंज खेलने के लिए चला जाता है। इसी दौरान रतन वहाँ आती है और जालपा को बहुत खरी खोटी सुनाती है कि भाई या कंगन दो या पैसे दो, इतने माँ से आप क्या कर रहे हैं, और बहुत कहती है उसे। जालपा थोड़ी क्रोधित होती है और रमा के लाए हुए पैसे जो कि चुंगी नाके के थे वो उसको दे देती है। रमा आता है और जालपा ऐसे ही बोल जाती है कि फिर रतन आई थी, तकाजा कर रही थी तो मैंने पैसे दे दिए। अब पैसे दे दिए वो बोली तो रमानंद सन सा रह जाता है, उसको शौक लगता है, दुख होता है, क्या करूं उसको समझ में आता नहीं है। और जैसे तैसे 500 रुपयों की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन और 300 रुपये की व्यवस्था करनी थी। ऑफिस में रमेश बाबू ने धमकी दी थी, अगर पैसे नहीं चुकाए तो हथकड़ियाँ पड़ सकती थी। अब रमा के सामने पूरा शहर गांव पूरी बातें घूमने लगती है। फिर अंत में क्या करे, काफ़ी दुखी हो जाता है और फिर जालपा को एक पत्र लिख, और पत्र में वो वास्तविक स्थिति का वर्णन करता है और किस प्रकार उसने छल किया है वो सारी बात उस पत्र में वो कहता है। जालपा के हाथ में जब वह पत्र पड़ गया तो वो शर्म के मारे धड़ाधड़ घर से बाहर निकल गया। उसको शर्म आई, ओहो मेरा पत्र तो जालपा ने पढ़ लिया, और मैंने आपको बताया था उसको खोखले मध्यम वर्गीय समाज व्यवस्था का भूत था, भीरुता थी। वो डरकर घर से भाग जाता है, दौड़ता हुआ रेलवे स्टेशन पर आता है और जो भी गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी चल जाती है और उस समय उसकी मुलाकात एक नया चरित्र है, देवी दिन। उसकी पत्नी का नाम जग्गो है। गाड़ी कलकत्ता जा रही थी, वो प्रयाग से बैठ जाता है और कलकत्ते पहुंचता है। देवी दिन उसकी टिकट वगैरह का प्रबंध करते हैं और उसको अपने घर ले जाते हैं। इधर जालपा ने गहने बेचकर शराब का कर्ज चुका दिया। अब उसे विराग हो गया, विरक्त आता है समाज से, प्रेम से, अपने परिवार से, सबसे दुखी थी। गहनों के प्रति तिरस्कार पैदा हो गया और एक बार प्रसाधन के सारे साधन एक बैग में भरकर पानी में फेंक देती है, क्योंकि उसका सही गहना या प्रसाधन तो रमानाथ है, उसका पति। जब वही नहीं रहे तो किसको दिखाऊं मैं? आत्मग्लानि भी होती है। और इधर कलकत्ते में देवी दिन की सहायता से रमानाथ को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। देवी दिन की पत्नी जग्गो, उसको रमानाथ का आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बैठ बिठाए खाना खिलाओ, ये कहाँ का न्याय, ना जान पहचान। लेकिन देवी दिन का स्वभाव बड़ा सरल था, वो रमानाथ को खिलाते पिलाते हैं। इधर कलकत्ते में रमानाथ को हर समय पुलिस का डर रहता था। उसे यही ख्याल था कि उसने गबन किया है और पुलिस उसके पीछे है। उसके पास कपड़े का एक ही जोड़ा था, अब तो जाड़ा शुरू हो गया था। एक दिन एक सेठ भिखारियों को कंबल बांट रहे थे। उसके मुनीम ने रमा को ब्राह्मण समझकर एक कंबल दिलवा दिया। रमा को बहुत बड़ी शर्म आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, और रमानाथ ने कुछ काम करने का निर्णय ले लिया।
कि बैठ बिठाई क्या करूं, गरीब समझकर, ब्राह्मण समझकर मुझे कंबल दे दिया, और क्या करूं। तो एक दिन हिंदी दैनिक प्रजामित्र में एक शतरंज का नक्शा छपा था और उसका जो हल करने वाले को 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ऐसा वादा इसमें किया गया था। रमा ने दिमाग लड़ाया और उसको सफलता मिली। इनाम मिला, 50 रुपये का उसको इनाम मिला। वो रुपये उसने दौड़कर घर आकर जग्गू के हाथ में रख दिए और जग्गू का मातृत्व जाग जाता है। वो पहले रमा को नहीं मानती थी, आवारा वगैरह समझती थी, लेकिन जब 50 रुपया रमा ने जीता इस नक्शे का हल करके, तो उसका मातृत्व उमड़ पड़ता है। वो पैसे वापस वो रमाना को देती है कि ये तुम रखो और जो भी कुछ करना है तुम करो। तब रमानाथ ने वहाँ चाय की दुकान शुरू की और ये दुकान भी अच्छी चलने लगी। वो काफ़ी खुश था अपने काम से, मेहनत करता है पूरा दिन और कुछ कमाता धमाता है, और साथ साथ जग्गू और देवीदीन का भी साथ उसको मिलता रहा। एक दिन रमानाथ थिएटर में जा रहा था कि उसने पुलिस ने उसे पकड़ लिया। देवीदीन रिश्वत देकर उसे छुड़ाने की कोशिश में लग गया कि रमानाथ को पैसे देकर, रिश्वत देकर उसे छुड़ा लिया जाए। उन दिनों डकैती का मुकदमा चल रहा था, परंतु शहादत के अभाव में कमजोर पड़ रहा था। एक डकैती का मुकदमा चल रहा था, तो रमा को उस डकैत का मुखबिर मानकर उसे पकड़ लेते हैं। दरोगा ने सोचा यदि रमानाथ झूठी गवाही दे दे तो उसका नाम डिपार्टमेंट में रोशन हो जाएगा। झूठी गवाही देना चाहता है रमानाथ के पास वो दरोगा। उसने प्रलोभन देकर रमा को पटा लिया। रमा यही चाहता था कि मेरा वही केस, प्रयाग वाला, म्यूनिसिपैलिटी वाला, मैंने जो गबन किया था उसके लिए मैं पकड़ा गया, तो वो मान जाता है। लेकिन जब प्रयाग म्यूनिसिपैलिटी में के दफ्तर में पूछने के बाद उसको मालूम पड़ा कि रमानाथ के नाम कोई वारंट है ना मुकदमा है, कुछ है ही नहीं, तब दरोगा ने समझा फंस गया है मेरे जाल में। और उस समय ब्रिटिश राज्य की पुलिस थी। रमा से उसने प्रयाग के समाचार को छिपाया। प्रयाग में क्या हुआ था उसने किसी को नहीं बताया और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उसे अपनी जाल में फंसा दिया। यानी रमानाथ चारों ओर घिर गया है और मजबूर वश उसको झूठी गवाही देने के लिए बाधित कर दिया। वो दिल से नहीं चाहता था कि वो झूठी गवाही दे, लेकिन वो दारोगा ने उसको इस प्रकार बातों में फंसा दिया, या तो इस प्रकार उसको जाल में फंसा दिया कि रमानाथ झूठी गवाही देकर तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहा। मात्र तुम्हें एक बार अदालत में झूठ बोलना है। इधर प्रयाग में जालपा और रतन, उन दोनों में खूब दोस्ती हो जाती है। वकील साहब इंद्रभूषण का जो स्वास्थ्य है, जो कि बड़ी उम्र वाला है, वो भी अब टूटने लगा है। इलाज के लिए रतन उन्हें कलकत्ते ले गई, परंतु वकील साहब का अवसान हो जाता है। रतन उसके इलाज के लिए कलकत्ता आती है उसको लेकर, लेकिन चंद सांसें थी तो वकील साहब ज़्यादा दिन जी नहीं पाए। उसके मरते ही उनके भतीजे मणिभूषण ने उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इंद्रभूषण के पास बहुत सारी संपत्ति थी
रतन को निकाल दिया और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। शतरंज के नक्शे की योजना से जालपा को मालूम हो जाता है कि हो न हो रमानाथ कलकत्ते में है, क्योंकि इतना जो हल है वो रमानाथ के सिवा और कोई नहीं हल कर सकता। सो अपने देवर्ग से लेकर उसको प्रयाग से वो कलकत्ता आती है और प्रजामित्र के दफ्तर में पहुंच जाती है और वहां से देवीदीन के घर का पता वो मालूम कर लेती है। वो घर आती है, देवीदीन और जग्गू को मिलती है। दोनों ने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों ने रमानाथ से मिलकर उसके नाम कोई वारंट नहीं है ऐसा समाचार देना चाहा। जालपा ने पत्र लिखकर रमानाथ को पहुंचाया जहां वो कैद था। जालपा ने एक पत्र लिखा कि भाई तुम्हारा नाम प्रयाग में कोई वारंट नहीं है, तुम किसी अपराधी नहीं हो, ऐसा पत्र में लिखा। पुलिस की आंखों में धूल झांक कर वह जालपा और देवीदीन से मिला। पुलिस की आंखों में धूल झांक कर वो जालपा और देवीदीन से मिला। सारी परिस्थिति मालूम हो गई कि क्या हुआ मेरे साथ। पुलिस ने मुझे धोखे से झूठी गवाही देने के लिए फंसा दिया है। तो रमानाथ झूठी गवाही बदलने के लिए तैयार हो गया, परंतु पुलिस ने धमकी दी और पुलिस के कथनानुसार उसको गवाही देनी पड़ी, झूठी गवाही देनी पड़ी। फैसला हुआ, दिनेश को फांसी की सजा हुई, बाकी को 5-10 साल की सजा हो गई। फैसले में वही हुआ, जो दिनेश नाम के लड़के को फांसी की सजा हो जाती है और बाकी के 5-6 जो लोग थे उसके साथी, उनको 5-6 साल की सजा हो जाती है। रमानाथ काफी दुखी था कि मुझसे ऐसे क्या हुआ। रमानाथ को मन बहलाने के लिए, रमानाथ को खुश करने के लिए वहां जोहरा नामक एक वेश्या उसके पास भेजी जाती थी। पुलिस का ही काम था कि जोहरा को भेजना। एक नया चरित्र है जोहरा, ये सब गौण चरित्र है। दीनदयाल, दीनानाथ से लेकर रतन, इंद्रमोहन, मणिभूषण, रतन, देवीदीन, जग्गू और अब जोहरा। तो जोहरा उसका मन बहलाती थी रमानाथ का जेल में। एक दिन रमानाथ ने जालपा का पता लगाने का काम उसे सौंपा। जोहरा ने जालपा के त्याग की कहानी रमानाथ को सुनाई कि कितना त्याग, सब कुछ बहा दिया उसने। रमानाथ देवीदीन के घर गया, अपने अपराधों की क्षमा मांगी और जज साहब के पास जाकर सत्य घटना बता दी। उसके घर जाता है, देवीदीन और जग्गू को मिलता है, जालपा को मिलता है और किस प्रकार उसको अपराधी घोषित करते हुए झूठी गवाही दी, वो सारी बात वो कहता है। लेकिन जालपा उसको हिम्मत देती है और लड़ने का हौसला देती है, साहस देती है कि तुम लड़ो और जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, उसकी बात बताती है। सब जज के घर जाते हैं और सच्ची बात, सच्ची घटना कि मेरा इसमें कोई काम नहीं है, मुझे तो फंसाया गया, मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मुझे तो झूठी गवाही देने के लिए बाधित किया था इन दरोगा ने। जज ने केस फिर से जांच करने का आदेश दे दिया, रीओपन किया केस, क्योंकि यह गलत था।
मुकदमा उठा लेना पड़ा और दारोगों का सजा हुई। रमानाथ बाइज्जत बरी हो गया। तो इस प्रकार इसमें जो ईमानदारी और रिश्वतखोरी जो है, रमानाथ ईमानदार है, लेकिन उस समय के जो भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था थी या जो दारोगा थे, उसने किस प्रकार रमानाथ को अपने जाल में फांसकर झूठी गवाही के लालयित किया था, बाधित किया था। लेकिन सत्यमेव जयते, हमारा एक सूत्र है, जहां सत्य है, जहां सच है, उसकी विजय निश्चित है। चाहे सत्य आज आप देखें, आज आप सत्य को देखें तो खेमे में आ गया है, बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी आप देखें कि अंत में तो सत्य जहां है, विजय उसी की होती है। मैं गांधीवादी दर्शन की भी चर्चा करूंगा कि महात्मा गांधी ने सत्य पर चलकर क्या कुछ नहीं सहा, बहुत बड़े दुख दर्द सहते हुए भी सत्य की राह उसने कभी नहीं छोड़ी। प्रेमचंद वही महात्मा गांधी के परम भक्त थे, इसलिए उसने अपने उपन्यासों में सत्य की जो खोज है या सत्य कहाँ है या सत्य पाने के लिए कुछ भी करने के लिए उनके हमेशा उनके चरित्र तैयार रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो अंधकार वाला मार्ग था, उस मार्ग से प्रकाशमान मार्ग, प्रकाश वाला मार्ग सामने आता है। जालपा और रमानाथ बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिर जो सत्य था, जिस सत्य के पीछे वो इतना दौड़ रहे थे, वो सत्य उसने प्राप्त कर लिया। इस घटना को अब हम अंतिम चरण में जा रहे हैं। इस घटना को 3 साल बीत गए। देवेदीन ने जमीन ले ली, उस पर बाग लगाया। रमानाथ, जालपा, जोहरा, दयानाथ, रतन एक साथ रहने लगे। सब गांव वालों की बड़ी सेवा करते थे और आदर्श ग्राम जीवन जीने लगे। ये सब साथ में रहने लगे। रमानाथ, जालपा, दयानाथ, जोहरा, रतन सब साथ में जीने लगे। जोहरा जो है वो देवीदीन की विधवा पुत्र वधू बनकर रहती है। एक आदर्श ग्राम जीवन सब जीते हैं, गांव की सेवा करते हैं, गांव वालों की सेवा करते हैं। एक दिन रतन इस संसार को छोड़कर चली जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। जोहरा भी किसी बहती हुई स्त्री को बचाने के लोभ में, बचाने के लालच में अपने प्राण गंवा देती है, स्वयं डूब जाती है। तो रतन भी मर जाती है, जोहरा भी मर जाती है अंत में। और अंत में हम कह सकते हैं, जिस सायन की घटाओं के बीच कथा प्रारंभ होती है, हमने देखा सायन की घटाओं से जालपा झूला झूल रही है अपनी सहेली, वहाँ से कथा वस्तु शुरू होती है। आरोह अवरोह होते हुए भादों की बढ़ी हुई नदियों की लहरियों में उछाल खाती हुई वह समाप्त होती है। तो इस प्रकार इसका जो अंत है थोड़ा दुखद अंत है, क्योंकि इसके 2 अहम गौण चरित्र जोहरा और रतन की मृत्यु लेखक ने दिखाई है। जालपा, रमानाथ उसके जो मुख्य चरित्र हैं, दोनों पति पत्नी एक आदर्श जीवन जीने की हमें प्रेरणा देते हैं। पूरा उपन्यास प्रेमचंद का
जालपा का जो गहनों के प्रति जो प्रेम था, उन समस्याओं को लेकर, और एक युवा मध्यम वर्गीय युवा जो खोखली संस्कृति है रमानाथ के जरिए, उसकी चर्चा करते हुए यहाँ हमें देखने को मिलता है। मैं मानता हूँ कि इसकी जो कथा वस्तु है बड़ी अच्छी मनोयोग से उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने बताई है, और ये कहानी जो है, ये जो कथा है, ये कथा वस्तु है, वो आप अक्षर से याद रखेंगे। परीक्षा में ये अनिवार्य तौर पर आती है। पुनः मैं कहता हूँ, ये TYBA सेमेस्टर 5 फाउंडेशन कोर्स, जिसको हम कंपलसरी कहते हैं, अनिवार्य हिंदी कहते हैं, जो सभी को पढ़ना है, उस गबन उपन्यास की एक कथा वस्तु में देखी। मेरे ख्याल से कथा वस्तु आपके जहन में आई होगी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।